मनाली में पर्यावरण का बहाना, टैक्स के नाम पर कमाई का तराना। जी हां, हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा मनाली, जहां सैलानी सुकून की तलाश में आते हैं, वहीं पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वसूली का तंत्र भी खूब फल फूल रहा है। मनाली में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर 3 बैरियर लगाए गए हैं। इन बैरियर्स पर हर रोज हजारों गाड़ियां रुकती हैं और लाखों रुपए वसूले जाते हैं। हालांकि ग्रीन टैक्स और गुलाबा बैरियर लगाने के आदेश हिमाचल हाईकोर्ट और एनजीटी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से दिए गए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि इन बैरियर से वसूले गए ये रुपए, जो अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से खर्च किए जा चुके हैं। सिस्टम कहता है कि ये पैसे पर्यावरण की बेहतरी और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल में लाए जाने थे। लेकिन हकीकत क्या है? खातों में रकम है, पर जमीनी स्तर पर नतीजे कुछ और बयां कर रहे हैं। वसूली हो रही है, पर पारदर्शिता नहीं है। आज हम इसी सवाल का पीछा करते हुए आपको दिखाएंगे ग्रीन टैक्स की हरी परत के नीचे छुपे उस काले सच को जो जनता जानना चाहती। जो टैक्स सैलानियों की जेब से निकला और करोड़ों की गूंज बन चुका है। जी मीडिया की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आइए आपको लेकर चलते हैं मनाली, और मनाली में इस महत्वपूर्ण ग्रीन टैक्स से क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ हो गया, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर्यावरण को बचाने के नाम पर टैक्स यानी ग्रीन टैक्स दुनिया के कई देशों में सख्ती से लागू है। भूटान, स्विट्जरलैंड, जापान जैसे देश इस टैक्स से पर्यावरण सुधार रहे हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत के इस खूबसूरत मनाली में यही टैक्स गांव की सड़कें हो या फिर स्टेट हाईवे के रिपेयर वर्क में खर्च हो रहा है। यही नहीं, वॉकिंग ट्रेल, सीसीटीवी कैमरास, पार्किंग, सेल्फी पॉइंट, सजावट और होमगार्ड सहित स्टाफ की सैलरी के अलावा कई ऐसे कामों पर यह टैक्स खर्च किया जा रहा है। क्या ग्रीन टैक्स सिर्फ एक नया कमाई का तरीका बन चुका है? मनाली की बेहतरी के विकास के नाम पर किए गए यह काम, जिन्हें हिमाचल सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत होना चाहिए था, वह ग्रीन टैक्स की गाढ़ी कमाई से किया जा चुका है या फिर किया जा रहा है। आलम यह है कि 142.14 करोड़ की कमाई में से 127 करोड़ से ज्यादा का खर्च भी हो चुका है। हर साल मनाली में लगभग 25 से 35 लाख सैलानी पहुंचते हैं। ग्रीन टैक्स, एनवायरमेंट सेस और कंजेशन फीस के रूप में यहां पहुंचने के बाद टीडीसी यानी टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल मनाली तीनों बैरियर से सालाना करीब 10 करोड़ से अधिक पर्यावरण के नाम पर टैक्स वसूलता है। मकसद क्या है? पर्यावरण संरक्षण, पॉल्यूशन कंट्रोल, सैलानियों को इको फ्रेंडली सुविधाएं मुहैया करवाना और रोहतांग जैसी इको सेंसिटिव जोन की सुरक्षा करना है। लेकिन जी मीडिया की पड़ताल ने इस टैक्स की हकीकत की परतें खोल दी हैं। चलिए आपको इन बैरियर्स की कमाई का, खर्चों का लेखा जोखा बता देते हैं। सबसे पहले ग्रीन टैक्स बैरियर की बात करें तो 2004 से वर्ष 2025 तक 98.26 करोड़ की कमाई हो चुकी है, जिनमें 90 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुका है। अब महज 8 करोड़ खाते में जमा है। दूसरे बैरियर की बात करें तो रोहतांग परमिट के नाम पर 2014 से 2025 तक गुलाबा बैरियर से कमाई 42.36 करोड़ की जा चुकी है, जिसमें 36.77 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुका है। अब खाते में 6.71 करोड़ रुपए बचा है।
तीसरा बैरियर है हाम्टा पास का कंजेशन चार्जेस वाला, जिसमें 2016 से 2025 तक 1.22 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है, जिसमें 42.34 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अब खाते में बचा है 80 लाख रुपया। मनाली के एंट्री पॉइंट पर 2 ग्रीन टेक्स बैरियर 2004 से लगे हैं, चाहे वो लेफ्ट बैंक हो या राइट बैंक में हो। इस वक्त मैं ग्रीन टेक्स बैरियर के पास मौजूद हूं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जब भी बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन मनाली में प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही ग्रीन टेक्स बैरियर से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, और उसके लिए यहाँ पर गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से 100 रुपये से 500 रुपये जो है ग्रीन टैक्स यहाँ पर देना जो है वो ज़रूरी बनता है। और ये ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली की डेवलपमेंट के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं जो इस बैरियर से वसूले गए टैक्स के बाद जो है उन कामों पर खर्च किए गए हैं। इस ग्रीन टैक्स बैरियर की कमाई की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2004 से लेकर वर्तमान वर्ष 2025 तक 98 करोड़ से ज़्यादा की कमाई ये ग्रीन टैक्स बैरियर से हो चुकी है, और जिनमें 90 करोड़ से ज़्यादा कई ऐसे कामों पर खर्च भी हो चुके हैं। गुलाबा बैरियर टीडीसी मनाली का दूसरा सबसे बड़ा कमाई का सोर्स है। जी हां, मनाली से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे पर लगा है ये चेक पॉइंट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए थे ताकि वाहनों की एंट्री रोहतांग पास के इन एरियाज में लिमिटेड हो सके। रोहतांग पास पर इको फ्रेंडली बैलेंस बना रहे, इसी के मकसद से इस बैरियर का निर्माण यहां पर करवाया गया था। इस चेक पॉइंट से आगे जाने के लिए राज्य सहित देश भर के सभी श्रेणी के वाहनों से लिया जाता है 550 रुपये प्रति वाहन सेस, और इसकी कमाई भी सालाना करोड़ों में है। और इसी कमाई से गुलाबा, मड़ी, रोहतांग पास में खर्च हो रहे हैं करोड़ों रुपए, जिनमें सबसे ज्यादा डीजी सेट, सीसीटीवी कैमरे, नेचर पार्क, इको फ्रेंडली मार्केट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे कामों पर 36.77 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। क्या इको बैलेंस के नाम पर मनाली के ये बैरियर महज एक बिजनेस मॉडल बन गए हैं? सरकारी या राजनीतिक तंत्र इस महत्वपूर्ण टैक्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से बेरोक टोक खर्च कर रहे हैं? सवाल गंभीर है। मनाली के इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए 2 दशक में एक एक दिन करके इकट्ठा किया गया ये खजाना क्या बिना किसी ठोस नीति के खर्च करना सही है? हमारी इसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में अभी और भी जानकारी बाकी है। इससे पहले आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं टीडीसी मनाली के पूर्व सदस्य, पर्यटन व्यवसायी और यहाँ की स्थानीय जनता। टीडीसी का जो मुख्य हाई कोर्ट का लगाने का था वो तो मनाली की डेवलपमेंट को, मनाली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मनाली में टूरिज्म की जो फैसिलिटीज़, टूरिस्टों के लिए जो फैसिलिटी वो कैसे आगे बढ़ाई जाए, इस पर ये जो हाई कोर्ट ने इसको लगाया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बाद में राजनीतिकरण हो गया टीडीसी के ऊपर, ये बिल्कुल सवाल खड़े करता है। क्योंकि टीडीसी अगर मेरा तो यही मानना है अगर टीडीसी अगर हाई कोर्ट ने लगाई होती उस टाइम के जो प्रशासनिक अधिकारी अगर उन्होंने इस टीडीसी ने लगाई तो मनाली में तो डेवलपमेंट की जीरो हो जाती। और टीडीसी से मनाली की डेवलपमेंट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के रोड हो, चाहे और भी हो, चाहे होमगार्ड की सैलरी हो, चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे बहुत से, उसमें टीडीसी का पैसा लगता है। और आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि टीडीसी के पैसे को सही से इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे इवन आपका वॉल्वो बस स्टैंड का जो पैसा है वो भी टीडीसी के से लगा है। इवन आप मनाली में अगर फ्लड लाइटें देखें तो वो भी टीडीसी के पैसे, अगर आप सूचना शौचालय देखें तो सब टीडीसी का पैसा है। और पंचायतों के तो छोटे छोटे रोड भी अब रास्ते भी टीडीसी के
के पैसे से बन रहे हैं, जो कि ग्रामीण विकास से आना चाहिए था, ग्रामीण जो भी। और टूरिज्म के लिए मनाली, कुल्लू मनाली के लिए अलग से बजट होना चाहिए सरकार की तरफ से। दूसरे राज्यों में टूरिज्म का स्पेशल बजट होता, तो इट शुड भी यहाँ भी, हिमाचल में भी होना चाहिए। और मनाली में सरकार का बजट, क्योंकि यहाँ से GST कितना जाता है, इस पर सोचने वाली बात है। देखो, बात तो बड़ी है आपकी, सवाल बड़ा सही है, लेकिन बात यह है कि हाँ, इसको पर्यावरण के लिए ज़्यादा लगना चाहिए। जैसे नदी नाले हैं, क्योंकि हमारा जो काफ़ी ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, वो बहुत काफ़ी कचरे से भरे हुए हैं। अगर ये जो पैसा है TDC का, ये नाले नदियों में सफाई करने में लगा देंगे तो इस कुल्लू मनाली का पर्यावरण बहुत सुंदर हो सकता है। और TDC का पैसा, TDC का पैसा, आपकी बात सही है, पर्यावरण के सुधार के लिए ज़्यादा लगना चाहिए, इसकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए। संदीप जी, इसमें तो अभी तक ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन्वायरमेंट सेंस का, लेकिन हम जो है माननीय हाई कोर्ट और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आभारी हैं, जिन्होंने ये इनकम जनरेट करने का मौका मनाली की वैली को दिया। अब मौका तो दे दिया, उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, पर हम उस पार्ट को अच्छे से नहीं प्ले कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये इसका जो एनवायरनमेंट सेंस का जो आ रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें 5-10% भी एनवायरनमेंट के ऊपर खर्चा नहीं होता। सारा जो है, जैसे मान लो PWD का हो गया या पंचायतों को दे दिया पैसा, जबकि PWD के पास अपने पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं पैसे के, और वैसे ही पंचायत के पास भी जो भी आप प्रोजेक्ट देते हैं पंचायत के थ्रू, वहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन इसका पैसा जो यूटिलाइज वहाँ पर कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर 100% एनवायरनमेंट के लिए ही यूज़ करें, तो जो जैसे बाहर की कंट्रियाँ बताई आपने, जैसे भूटान है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ जाके देखो आप। और इसमें देखो दुबई, UAE, जहाँ ग्रीनरी नहीं है, पर आप जाएंगे तो धूड़ कहीं नहीं उठती है। हमारे यहाँ तो सुबह शाम धूड़ ही होती है। सिंगापुर है, मैं फर्स्ट टाइम सिंगापुर 2004 में गया था, तो वहाँ मतलब थूक भी बाहर नहीं निकलता है, इतनी क्लीननेस है। यहाँ तो हम जहाँ कहाँ थूक लेते, क्योंकि गंदगी बहुत है। तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हो सकता है हम उनसे बहुत आगे हैं, पर वही है कि हम प्रैक्टिकलिटी में नहीं आ पा रहे हैं। तो फ्यूचर क्या? फ्यूचर तो संदीप जी देखिए, जो हो गया तो वो तो हो गया, पर आगे के लिए इसके जो TDC के जो नॉर्म्स हैं, या उसमें जो मेन जो TDC में नॉमिनेटेड हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन अलग से बनानी पड़ेगी, जिससे यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग जो अपना टाइम दे सकते हैं फ्यूचर थॉट्स पर, उनको इन्वॉल्व करना होगा, जिससे इन्वायरमेंट भी बचेगा और लंबी थॉट करके पैसा भी सही यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप बात करें, अब 2004 में शुरू हुआ, 2025 हो गए, लगभग 21 वर्ष हो गए। मोटा मोटा मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ साल का इनकम जनरेट होती है। और जब से हाईवे बना तब से तो और ज़्यादा प्रोसेस हो सकता है, 12-15 करोड़ भी अब ईयरली इनकम जनरेट होती है, पर वो एनवायरनमेंट के नाम पर हो रही है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ग्रीन टैक्स बैरियर 2 है लेफ्ट और राइट विंग पर, फिर आपका ये गुलाबा में बैरियर है, रोहतांग, उसकी कंजेशन फीस। अब रोहतांग में आप देखिए, मढ़ी में इतनी बड़ी मार्केट बनी, को फ्रेंडली मार्केट, पर क्या यूटिलाइज हुआ होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई उसका बेनिफिट मिला। अब ग्रीन टैक्स बैरियर दोनों तरफ है, दोनों जगह कहीं भी वॉशरूम नहीं है। जो अब NHI जहाँ भी बैरियर लगाए हैं, कम से कम वॉशरूम तो बनाए हैं। हमें इस पर सोचना होगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना वॉशरूम भी, अब कोई बाहर से आ रहा, पैसे आप ले रहे हैं। और सबसे बड़ी, जब ये ग्रीन टैक्स बैरियर लगा था, उसमें पहले होता था पार्किंग आपको फ्री दी जाएगी, और अब पार्किंग तो सब जगह पेड हो गई है, और इसका भी तरीका बदल गया है। तो इतना पैसा लेने के बाद पार्किंग जो फ्री देनी चाहिए, दोबारा से इसके ऊपर मंथन किया जाए, और मल्टी लेवल पार्किंग इस पॉइंट से बनाएं, तो वो कुछ ना कुछ, चलो इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, क्योंकि नहीं तो रोड में लग रहे हैं और इतना जाम लग रहा है। जाम लगने से जो इसका एमिशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंट पर तो उसका भी इम्पैक्ट है ना। अगर आप बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, उसको डायरेक्टली पार्किंग मिल जाए, तो वो 2 चक्कर नहीं लगाएगा, 2 चक्कर लगाए तो उसका कितना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, उसका कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये एनवायरनमेंट, इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब इतना एनवायरनमेंट के ऊपर कॉन्शियस हमारी सरकार है, पर एनवायरनमेंट के नाम पे जो ये 3 बैरियर से टैक्स जमा हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, लगभग 140-42 करोड़ के करीब हो चुका है। और सुनने में ये आ रहा है कि 120 से 30 करोड़ उस पर खर्च भी हो चुका है। पर वो इतना पैसा खर्च हुआ है, तो पर एनवायरनमेंट का यहाँ पर कहीं पर भी मुझे दिख नहीं रहा कि एनवायरनमेंट के नाम पे मेजॉरिटी ऑफ जो पैसा खर्च हुआ है यहाँ पर होता है आपका एनवायरनमेंट के नाम पे, जो गार्बेज पिकिंग के नाम पे होता है। मनाली का जितना काम है, जितना बिजनेस है, कुछ ट्रेल्स बन रहे हैं, कुछ लॉन्स बन रहे हैं, कुछ पार्क्स बन रहे हैं, जितने भी सरकारी महकमे हैं, वो आके TDC के पास खड़ा रहता है, टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके पास ये सारा पैसा जाता है, वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है। बिजली बोर्ड बोलता है कि मैंने ये लाइनें यहाँ से लानी,
आपका पानी IPH वाला बोलता है कि मुझे पानी की पाइपें वहाँ से लानी है, फॉरेस्ट वाले आके बोलते कि हमने कुछ एक लॉन्स और पार्क्स या कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है और फिर उसको फिर से रेनोवेट भी करना है, टेक केयर भी करना है, वो सब TDC के ऊपर जा रहा है। तो ये ऐसा तो लगता है कि जो मनाली और कुल्लू की जो हमारे TDC वाला एरिया है या साडा का एरिया है, वो तो सिर्फ उसी के पैसे चल रहा है। सरकार यहाँ पर कोई सुपर पैसा नहीं खर्च रही है। आपका ये वॉल्वो स्टैंड है, ये भी TDC के पैसे से बना है। फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि फिर ये HRTC को दिया जाता है। TDC की लोकल लोगों का पैसा है जो कि यहाँ के एनवायरनमेंट पे लगना था, उससे एक बस स्टैंड बन गया, चलो अच्छी बात है, पर वो HRTC को दे दिया जाता है और उस पर अब HRTC वाले वहाँ पर 300 से 500 रुपये पर फीस लेते हैं। एनवायरनमेंट के नाम पे आपको सामने देखने को मिल रहा होगा सारा इरोजन हो रहा है। ये पेड़ हर साल जब बाढ़ या बर्फबारी होती है तो और बारिशें होती है तो उस टाइम ये गिरते हैं। कहाँ पर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो रही है या कहीं पर भी हो, एनवायरनमेंट के नाम पे ये पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है, नाम मात्र खर्च हो रहा है। जहाँ तक कि एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मनाली को इको सेंसिटिव जोन है ये, और इसको अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो ये पैसा ओवरऑल लगभग 70 to 80% एनवायरनमेंट पे ही खर्च होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। TDC की तो बात ही क्या करें, अभी 2.5 साल होने को आए हैं सरकार को। कांग्रेस सरकार जो आई हुई है उसको 2.5 साल आने वाला है, TDC का एक मेंबर नहीं बना है। जब भी एक मीटिंग भी TDC की नहीं होगी तो जो पैसा उस पर आपके लोकल एनवायरनमेंट वगैरह के लिए लाया हुआ है या लोकल खर्चने के लिए लाया, एनवायरनमेंट के नाम पे भी लाया हुआ है, वो कहाँ से खर्च होगा जब उसकी एक मीटिंग नहीं बैठ रही है। तीसरी एक बहुत ही एक अच्छी लुभावनी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत एक मेजर पैसा यहाँ की सिक्योरिटी कैमरास पे भी बहुत ज़्यादा TDC के थ्रू पैसा खर्च हो रहा है। जहाँ तक मेरे नॉलेज के हिसाब से है, मैं TDC का मेंबर रहा नहीं, पर एज अ प्रेसिडेंट उस टाइम होटल एसोसिएशन का मेरे को 1-2 बार मौका मिला है TDC की मीटिंग्स में जाने का। तो वहाँ पर हर डिपार्टमेंट TDC से ही पैसा मांगता है और सिक्योरिटी के नाम पे जितने भी कैमरे लगे हैं, जो कि ढंग से बहुत सारे कैमरे काम ही नहीं करते हैं, वो सब TDC द्वारा लाया और हर साल इस पे लगभग 40 से 50 लाख रुपए खर्च होता है। तो ये जो सिर्फ कैमरे की मेंटेनेंस और नए कैमरे लगाने पे, पर सिक्योरिटी के नाम पे ये जो पैसा खर्च हो रहा है, कैमरे पे भी खर्च हो रहा है, चाहे कहीं पर भी हो रही है, इसका किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सीख लेने की ज़रूरत है। जो ये पैसा एनवायरनमेंट के नाम पे ग्रीन टैक्स, मतलब ग्रीनरी का टैक्स, एनवायरनमेंट का टैक्स, जो एनवायरनमेंट सेस जो बिजली का भी लग रहा है वो भी एनवायरनमेंट के लिए ही है। फिर आपका ऊपर जो है कंजेशन चार्जेस जो लेते हैं, जिस तरह के बैरियर्स पे, साडा बैरियर एक अलग ही चीज़ है, वो आपने इंक्लूड भी नहीं की है। वो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्लान में चलो एनवायरनमेंट के नाम पे भी वो पैसा खर्च हो। ज़रूरी है कि ये एनवायरनमेंट के नाम पे ही सारा पैसा खर्च होना चाहिए। अगर ये पैसा एनवायरनमेंट के नाम पे लिया जा रहा है तो ये एनवायरनमेंट के नाम पे ही खर्च होना चाहिए। इसी करके हमारी इकोलॉजी और हमारी मनाली की एक सेंसिटिव जोन जो है वो बचे रहेगा। जो ग्रीन टैक्स बैरियर है 2004 से सरकार की नोटिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है और ये ग्रीन टैक्स इस एरिया में एनवायरमेंटल फ्रेंडली और टूरिस्ट फ्रेंडली वर्क्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसके सिवाय हमारे NGT के ऑर्डर से 2012 में गुलाबा में बैरियर लगा था, जो रोहतांग का पास के कितने व्हीकल्स जाएंगे और उस सब के साथ एक कंबाइंड था। और तीसरा एक हमारा हमटा पास बैरियर है जो कि 2014 में लगाया गया था। क्या भविष्य में TDC यानी टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल मनाली ठोस नीति बनाएगा या फिर सरकारी या राजनीतिक दबाव में यूं ही काम करता रहेगा? TDC में पर्याप्त सामर्थ्य है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार हो या फिर पर्यावरण संतुलन की नीति हो या फिर टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर लोकल नागरिक, व्यापारी संगठन और टूरिज्म से जुड़े लोग मिलकर TDC मनाली पर जवाबदेही और एक्टिव गवर्नेंस की मांग करें तो भविष्य में बदलाव सुनिश्चित हो सकता है। यह काउंसिल मनाली का भविष्य बदल सकती है। जी मीडिया पूछता है, क्या पर्यावरण के नाम पर शुरू हुआ ये टैक्स अब सरकारी ढांचे का नया रेवेन्यू बाईपास बन गया है? जब दुनिया इस तरीके की टैक्स कलेक्शन से हरियाली बचा रही है तो क्या हिमाचल सरकार टैक्स से ही हरियाली को ढकना चाहती है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी नाले,
घने जंगल, शुद्ध आबोहवा मनाली की प्राकृतिक सुंदरता का अनमोल खजाना है। इसीलिए हिमाचल हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लेते हुए इसकी सुरक्षा की बेहतरी के लिए कई साल पहले कड़े कदम उठाए थे और कड़े निर्देश दिए थे। लेकिन अब अच्छी सोच के ये आदेश कमाई का जरिया बन चुके हैं, क्योंकि टैक्स सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पब्लिक का भरोसा होता है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा मनाली के पर्यावरण पर खर्च होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सरकार जागेगी और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि ये खूबसूरत मनाली हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहे, ताकि अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ये मनाली एक रोल मॉडल बन जाए। आज की हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।